अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। घर में अहल खाना के बाद जिसके ऊपर एतबार किया जाता है वो है मुलाजमीन, और अगर मुलाजमीन ही आपको धोखा देने और आपके जानो माल के नुकसान का जिम्मेदार हो जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे। लाहौर में ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा होने शुरू हो गए हैं जिसके अंदर घरेलू मुलाजमीन मालकान को या जहर देकर बेहोश कर देते हैं या फिर उनको कत्ल करके उनके घर में जो मौजूद उनकी जमा पूंजी होती है उसको लूट लेते हैं। ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या पेश आया थाना डिफेंस बी के इलाके में, जहां पर मुलाजमीन ने बुजुर्ग औरत को कत्ल करके उसकी सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी उसको लूट लिया और फरार हो गए। क्या पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई? मुलजमान जो उसके घर काम कर रहे थे उनके दिल में ये लालच का बीज कैसे पैदा हुआ और उसके अहले खाना क्या कहते हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। थाना डिफेंस बी ने उन दरिंदा सिर्फ मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने 70 साल बुजुर्ग खातून को बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने की वजह सिर्फ उसके घर में जो मौजूद उसकी जमा पूंजी थी उसको हथियाना था। इसके अंदर एक ये मुलाजमा है जिसको उसने अपने घर में रखा हुआ था, दूसरा उसका शौहर है, उसको भी घर के अंदर सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी हुई थी, जबकि तीसरा मुलजिम जो है वो इनका रिश्तेदार है। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि जब वो इनको अपने घर में रखती थी, इनका हर तरह से ख्याल रखती थी, तो फिर इतनी दरिंदगी इनके जहन में कहाँ से आई और इतनी सफाकाना तरीके से उसको क्यों कत्ल किया? तुम्हारा बीबी नाम क्या? किसको कत्ल किया तुमने? ये नहीं मुझे पता, लेकिन हम उनके घर काम करते थे, पहली दफे कर रहे थे। कितने अरसे से कर रहे थे उधर काम? बस 10 दिन हुए थे। 10 दिन से काम कर? अच्छा, किसने रखवाया तुम्हें उसके घर? ये मेरी बहन ने रखवाया था। अच्छा, तो कत्ल करने का प्लान कैसे बना? कत्ल करने का प्लान कोई नहीं था, लेकिन बाजी जो थी उसका रवैया थोड़ा और था। गाली निकालती थी, गंदी गंदी ऐसी बातें करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम चोरी करके ना इधर से भाग जाते हैं। तो फिर मेरा मियाँ आया, हमने रात को प्लान बनाया कि बाजी को बेहोश कर देंगे, लेकिन बेहोश करने के बावजूद उसकी डेथ हो गई। तो ये प्लान सारा तुम्हें कैसे एकदम आया? अगर तुम्हें वो गालियाँ देती तुम छोड़ के चली जाती? तो छोड़ के जाना था ना, हमने कहा थोड़े से पैसे उठा लेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके घर में पैसे हैं? बाथरूम साफ करते उसकी अलमारी कपड़ जो सामने है बाथरूम के, उसने खोली, उधर से मुझे पैसे नजर आए, तो तब मैंने कहा चलो निकाल के हम चले जाएंगे। पहले कितनी चोरियां की हैं? कोई चोरी नहीं की पहले, कभी किसी के घर में काम भी नहीं किया पहले। तो फिर ये तुम्हारे जहन में चोरी का कैसे ख्याल आ गया? अगर चोरी हमारे की पास पैसे नहीं थे, एडवांस मांगा थोड़ा से दो, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो 10 दिन तो तुम्हें काम करते हुए थे, तो तुम्हें एडवांस क्यों देती? पहले हम घर से झगड़ के आए थे ना अपने ससुराल वालों से, हम लैदा आए थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कब बाजी हम कितनी तनख्वाह में तुम्हें रखा था उसने? कितनी 6000 रुपये। घर भी दिया, खाना शाना भी तुम्हें नहीं, देना? खाना वगैरह कुछ नहीं देती, ना खुद बनाती थी ना हमें देती थी। तो कहाँ से खाते थे तुम लोग खाना? वो बाजार से खाते थे, तो फिर हमने उधार लगवाया था दुकान पे, वहाँ है, वहाँ से उधार लेते थे, हम उधर से खाते थे। बाजी से मांगा एडवांस, मैंने कहा अभी 2 दिन हुए आपको आए को, अभी मैंने कहा बाजी 500 दे दो, कहती नहीं है, अब आप जहाँ से मर्जी ला के खाए, हम जब महीना पूरा गया तभी मैंने तनख्वाह देनी है आपको। तो इसको शोहर को तुमने कायल किया कत्ल करने पे? कत्ल करने पे हमने बेहोश करने का सोचा था, लेकिन हमसे वो उसका मर्डर हो गया। तुम्हें जब इसने सारा कुछ बताया तो तुम क्यों मान गए? मैंने माना, ये मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया था, इसने सारा प्लान बताया मुझे, तो उसने कहा ऐसे ऐसे करेंगे, वो बेहोश हो जाएगी, हम पैसे लेके भाग जाएंगे। जब फिर इसने तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्या बताया था, कितने पैसे हैं वहाँ पे? इसने कहा इतने पैसे देखने थे, फिर मैंने इसको फ़ोन किया था, ये मेरे साथ फिर मैं घर आया था उधर कोठी पे, इसने फिर बताया प्लान ऐसे ऐसे करेंगे इस तरीके। तुम्हारी शादी को कितना अर्सा हो गया? 4 माह। 4 माह हुए हैं जी। तो फिर इसको बुलाया, इसने भाग के शादी की है तुम लोगों ने? हाँ जी। तो फिर इसको बुलाया मैंने, इसने प्लान बताया, हम फिर इतवार को आए थे 1 दिन पहले, जब हुआ उनसे 1 दिन पहले हम आए थे, ये भी साथ आया था मेरे, तो उस दिन बाजी का भाई घर आ गया था, फिर वापस चले गए काम पे ये, तो मैं फिर अब मामू घर चले गया था। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने फिर अकेले ने, तो मेरी बीवी ने ये काम किया। कैसे मारा? कैसे उसे? वेलने के साथ। नहीं, बेहोश बेलने से बेहोश होता है बंदा? वो बीमार थी ना, हमने कहा थोड़ा मारेंगे गर्दन पे या किसी चीज़ पे, वो बेहोश हो गई, लेकिन उसके सर में लगा तो उसकी डेथ हो गई इस वजह से। एक ही मारा? एक ही दफ़ा मारा? जी, एक दफ़ा। फिर कितने पैसे वहाँ से उठाए तुम लोग? पैसे वहाँ मिले नहीं थे, हमें नज़र ही नहीं आए, तो बाद में ये पुलिस वालों ने बताया कि आपको नज़र क्यों नहीं आया, उधर पड़े हुए थे आप, फिर भाग के हम उधर से डर के भाग गए। जो कुछ तुम लोगों ने वहाँ से कुछ नहीं उठाया? नहीं, वहाँ से जो कुछ हार वगैरह थे वो हमने उठाए, वो पुलिस वालों ने बरामद। तुमने तो खुद कहा कि तुमने वहाँ पे 5-5 हज़ार की गठियाँ देखी। मिले नहीं थी ना हमें।
वो मिले नहीं, अलमारी में थे लेकिन बाद में हमें मिले। कितने करोड़ वहाँ से तुम्हें मिले? पैसे नहीं मिले, 4000 रुपया मिला था सारा, तो जेवर था जो वो भी मिला था बस हम बाजी के परस में से मिला था। वो सारा जेवर और वो जेवर से और पैसे 4000 रुपया था बस। तो इसको साथ क्यों मिलाया? ये इसने प्लान दिया था मुझे। इसने प्लान? वो तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया था? नहीं, मैंने इससे पूछा था आगे से, इससे पूछा फिर ऐसा मुशावरत इससे की, कंसल्टेंट था। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद आशिफ। इसके क्या लगते हो? ये कज़न मामू का लड़का। अच्छा, तो इनके साथ कत्ल करने पे कैसे तुम मान गए? जी इन्होंने देखा, उन्हें काम कर रहे थे, इन्होंने पैसे देखे, इन्होंने मुझे बताया, बुलाया, मैंने कहा मैं बताऊंगा सोच के आपको। उसके बाद इन्होंने मुझे फिर कॉल की, एक दिन इनके साथ इन्हें मुझे लेने आया घर, मैं इसके साथ गया, उसके बाद ये आ गया, मैं भी आ गया। उसके बाद इसने मुझे कॉल की आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना, ना मैंने ऐसे काम करना ना तुम करना। उसके बाद इसने मुझे फ़ोन करता रहा, मैंने इस मामले में सारा इन्होंने किया जो भी, मैं इसमें कुछ भी मेरा हिस्सा नहीं है, ना मैंने पैसे मांगे इनसे, ना कुछ किया, जो भी किया इन्होंने अपनी हिम्मत पे किया। तुम लोग रहने वाले कहाँ के हो? मैंने काना साहब के, तो इसको फिर मैंने इसको फ़ोन किया, इसको जब मैंने हुआ किया था, इसको गाजी रोड में मिला हूँ फिर मैं रास्ते में, इसने कहा था भाग जाओ यहाँ से, मैं बाकी देखता हूँ। फिर ये वो तो तुम्हारे सामने कह रहा है कि मेरा लेना देना। नहीं, हम गाजी रोड पे मिले, गाजी रोड पे मिले थे इसको, वहाँ पर गाजी रोड पे। उन्होंने जब आए हैं, इन्होंने पकड़ा, मैं ही गया था, उन्होंने मुझे पकड़ के पूछा कि ये तस्वीर इनकी दिखाइए कहाँ पे है, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया, मुझे नहीं पता कि इन्होंने उन्हें मार कर आ गए। फिर मैंने इनको बताया, जैसे भी इन्होंने जाकर पकड़ के ले आए, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं भी वहाँ से किसी आगे पीछे भाग जाता। मैं काम पे था, मैं काम कर रहा। क्या करते हो तुम? सीलिंग का काम। तो तुम जब इन्होंने तुम्हें बताया कि इन्होंने मार दिया, तुम अपने काम पे रहे? नहीं, कहाँ इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने मारा है। तो ये लोग कत्ल करने के बाद कहाँ पे फरार हो गए थे? हाँ, ये चले गए। मैंने हाँ, इसको मिले थे जाके, इसको मिलने के बाद कहाँ पे गए तुम लोग? हम शरकपुर चले गए थे, वहाँ पर पिंड, इसके पिंड चले गए शरकपुर पे, वहाँ पर चले गए थे फिर हम। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। 4 महीने पहले इन दोनों की शादी हुई, शादी भी इन्होंने भाग के की है। उसके बाद ये भागने के बाद ये लाहौर आ गए, लाहौर आके इन्होंने इस खातून के घर काम की। खातून की उम्र 70 साल थी। वहाँ पे इन्होंने पैसों की कुछ रकम देख ली, लालच आ गई और उसको कत्ल करके वहाँ से पैसे, बॉन्ड्स और दीगर जो कीमती सामान था वो लेकर फ़रार हो गए थे। ज़्यादातर वाक़यात जो लाहौर में हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पुलिस भी और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि जब भी आप मुलाजिम रखें जो टेनेंट वेरिफिकेशन है वो लाजमी कराए, क्योंकि ये वकूआ डिफेंस में हुआ है। तो डिफेंस की जो अथॉरिटी है वो भी बार बार घरों में आके कहते हैं कि मुलाजमीन की वेरिफिकेशन कराएं, उनकी बायोमेट्रिक करवाएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो इस किस्म का कोई वाक़या करते हैं तो उनको पकड़ा जा सके। और अगर उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकते। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने मुलजमान को 1 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया वो भी हमारे साथ मौजूद है। कासिफ से पूछते हैं कि इनके पास जब वकूआ हुआ तो क्या इतलात मौसूल हुई थी और कैसे मुलजमान को पकड़ा, मुलजमान का कोई बैक रिकॉर्ड वगैरह भी ये तमाम चीज़ें जानते हैं। कासिम, बड़ा खौफनाक वाक़या है और डिफेंस में इस तरह के वाक़यात जो हैं बहुत ज़्यादा रोनमा होने शुरू हो गए, जिसके अंदर मुलाजमीन जो हैं वो मालकान को कत्ल कर देते हैं जो अकेले मालकान रहते हैं। ये खातून भी शायद गालिबन अकेली रहती थी। नो डाउट जी, ये बहुत एक ख़तरनाक वाक़या हुआ था। ये फ़ेज़ 1 182 N ब्लॉक का वाक़या है। ये तकरीबन 3:30 बजे हमें 15 पे कॉल वसूल हुई कि एक डेड बॉडी जो है ना वो देखी है एक बंदे ने। तो हमने उस पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। SHO साहब, ASP साहब, मैं खुद और मेरी नफरी साथ उधर पहुँचे हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हुई, उसके मुताबिक यही था कि 2 मुलाजिम इन्होंने कोई 2-3 दिन पहले रखे हुए थे, कोई 21 दिन पहले, तो वो घर मौजूद नहीं है। हमने इनके नंबर लेने की कोशिश की, नंबर भी नहीं अवेलेबल थे। बाद में कुछ पता चला जी इनका कोई अजीज़ रिश्तेदार है, वो सामने वाले घर में काम करता है। उससे हमें पता चला कि ये फ़लाँ जगह के रहने वाले हैं। फिर उसको साथ लिया, फिर उसने जाके साथ जो है ना वो इन दोनों को गिरफ़्तार करवा दिया। फिर इनसे काफ़ी हद तक माल मसरूक़ा भी बरामद हो गया और इन्होंने एडमिट भी किया इस चीज़ को कि ये लालच में आ गए, तो लालच की बुनियाद पर इनका कोई बैक रिकॉर्ड वगैरह भी सामने आया? नहीं, बैक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसने असल में ये है, ये बेरा रवि का शिकार है। इसने बाग के शादी की हुई है, ये इसकी सगी कज़न है। तो इसने इसको इंस्टिगेट किया कि पैसे हैं, हम पैसे लेके भाग जाएंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ये इनका ख्वाब जो है ना वो पूरा नहीं हुआ। वारदात कितने की हुई? वारदात अभी देखें, जेवरात वगैरह जो है ना वो बरामद हुए हैं कुछ, और कुछ जो है ना वो बता रहे हैं कि जिधर इन्होंने छुपाए हुए हैं वो इन्वेस्टिगेट हो रही है। ये रिमांड पे हैं, तो रिमांड के दौरान जो भी तफ्तीश होगी इंशाल्लाह बरामदगी होगी। तो डिफेंस में ऐसे जो वाक़यात हैं उनकी रूनुमा होने की वजह क्या है? जैसे आपने इस केस के अंदर भी बताया कि खातून अकेली रहती थी और मुलाजमीन ने वारदात कर ली,
और भी बहुत सी एन ब्लॉक के अंदर भी वारदात हुई थी कुछ अर्सा कबल, जिसके अंदर 2 बुज़ुर्ग मियाँ बीवी थे, उनको जहर दे के चले गए थे और फिर वो बाद में अस्पताल में दम तोड़ गए। इस तरह के वाक़यात क्यों रोनुमा हो रहे हैं और बिलखसूस इन्हीं इलाकों में क्यों हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात रोनुमा होने की जो मेन वजह है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंट ना होने की वजह से है कि ये भी ये देखे 12-13 दिन से मुलाजम है। अगर इनको थाने में आते, इनको डर होता कि हमारे नाम, पते, हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह हर चीज़ पुलिस के पास सेव है, अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो लोग जो है ना वो कोऑपरेट करें कि अपनी जो टेनेंट जो भी मुलाजम वगैरह रखते हैं उनकी टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाएं, इधर थाने आएँ, हमें बताएं, DHA की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास उनको रजिस्टर करवाएं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है ना काबू पाया जा सकता है इन वाक़यात में। बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये भी साथ बता दीजिएगा कि ये मुकदमा जो है ये किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है? आप बता रहे हैं कि खातून तो अकेली रहती थी। जी, वो शाहदा रिजमी सुलहरी नामी औरत थी। ये ज़ैड सुलहरी साहब एक मरूफ जो थे कानूनदान थे, उनकी बेपालक बेटी थी और उनके जो वो मामू भी थे रिश्ते में, तो ये अकेली रहे थे। इनका जो भाई इरफान साहब हैं वो अक्सर अस्करी 11 में गालबन रहते हैं, उनकी मदईयत में ये जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ है। मुदई के पास भी चलते हैं, मुदई से भी ये तमाम तफसीलात जानते हैं, क्योंकि मैं भी इस तरह के वाक़े का शिकार हो चुका हूँ कि मैंने भी टेनेंट जो था वो मुलाजमीन जो थे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, क्योंकि टेनेंट रजिस्ट्रेशन, मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। तो इस तरह के वाक़यात सिर्फ इस वजह से होते हैं कि मुलाजमीन जो हैं वो आते हैं और आते साथ ही उनके दिल में कोई ना कोई लालच आ जाती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी बात बताई कि दोनों ने भाग के शादी की हुई है, तो करैक्टर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर गांव छोड़ के यहाँ पर आ गए और बिलखसूस ये जो बेल्ट है फैसलाबाद ननकाना की, यहाँ के जो क्रिमिनल लोग हैं वो लाहौर में आके इस तरह के पॉश इलाकों में नौकरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो नौकरी करेंगे तो किसी न किसी घर से इतने पैसे उनको ज़रूर मिल जाएंगे कि अगर वो वारदात में कामयाब हो जाते हैं तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जैसे कासिम ने भी बताया। अब खातून अकेली रहती थी, बुज़ुर्ग खातून थी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो लूट के फ़रार होने का इनका प्लान था, लेकिन अब ये मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। जो मुद्दई मुकदमा है उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि मुल्ज़मान इतनी जल्दी गिरफ़्तार हो गए, क्या इस चीज़ का अजाला है कि उनकी बहन तो जान से गई लेकिन मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए। हमारी छोटी सी लापरवाही या गलती कह लीजिए ज़िंदगी भर का रोग बन सकता है। आज जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी छोटी सी गलती हुई कि मुलाजिम तो रख लिए लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा सकी, उनकी वेरिफिकेशन ना की जा सकी कि वो कौन लोग हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनके मोटिव्स क्या हो सकते हैं। और आज इस घर में सोग है कि इनकी हमशीरा जो है वो दुनिया में नहीं रही और जो मुलाजिमीन थे उन्होंने पैसों की लालच में आके उनको कत्ल कर दिया और पैसे लेके फ़रार हो गए। गो कि आपने देखा कि मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो इनका लॉस हुआ है वो इररिपेयरेबल है। हमारे साथ इस केस के मुद्दई मौजूद हैं जो उनके भाई भी, उनसे जानते हैं कि इनको कैसे इतलात मिली और क्या जब ये आए तो इन्होंने क्या देखा। आपको कैसे पता चला कि आपकी हमशीरा जो हैं वो उनके साथ कोई मिसहैप हो गया है? मैं कसूर से वापस आ रहा था, मैं उससे रेगुलर बहन का फ़ोन आया था, तो बहन, बड़ी बहन जो बाजी मेरी, वो फ़ोन नहीं उठा रही, ना मोबाइल उठा रही है ना दूसरा उठा रही है। उनका पर उनकी एक्चुअली तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, तो मैं फिर उनके पास, उन्होंने कहा जब पता करो क्या वजह फ़ोन। मैं कहा अच्छा मैं जाता हूँ। मैं कहा हो सकता है कि शायद मोबाइल के नौकर या किसी से बात कर रही हूँ। फिर मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं कहा चलो मैं पता करता हूँ। मैं फिर इधर से रिंग रोड से उतर के इधर आ गया हूँ, क्योंकि रात को थी मेरे रिलेटिव की ना, उनके बच्चों की वलीमा था, तो मैं इधर आया हूँ। तो फिर गेट खुला हुआ था, फिर वो साइड वाला गेट वो भी दरवाज़ा, फिर मैं अंदर आया हूँ, अंदर उनका दरवाज़ा खुला, देखा वो घर में नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उनको आवाज़ मारी, बाजी, वो नहीं आई, नज़र नहीं आई। जब मैंने देखा अलमारियाँ वगैरह खुली हैं, मैंने फिर भी आवाज़ मारी, होता अलमारी के पीछे ना, मैं आवाज़ मारी नहीं, मैं वो बहन को, मैं वो तो नज़र नहीं आ रही किधर है। मैं फिर बाहर आया, इसको फ़ोन किया, देखा साथ वाले हम सायों से पता करो। मैंने को क्या सरमान, उन्होंने कहा जी पता नहीं है। इन्हें कहा फिर जल्दी, मैं दरवाज़ा सारे खुले हुए हैं। तो फिर मैं जब दोबारा आया हूँ उसके बाद मैंने कहा दरवाज़ा बंद करता हूँ, मैं देखता हूँ घर को लोग क्या हॉस्पिटल ना ले गए कोई नौकर। तो नौकरों को मैंने पीछे से जाकर आवाज़ें मारी हैं उनसे, उनको वो भी घर में कोई नहीं थे। मैं को हो सकता है वो हॉस्पिटल ना ले गए हों। लेकिन जब मैं दोबारा यहाँ से गेट से, ये जो हमारा एंट्रेंस वाला गेट, जब वो मैंने कहा चेक करूँ वो गेट तो नहीं खुला, मैंने अभी वो गेट खोला, सब उनकी लाश उनमें लत पड़ी हुई थी।
और मैं बाहर निकल के हौसला कीजिए। मेरे बाहर से भाई लोगों, फिर मैंने पुलिस को कॉल की, फिर डबल पे बहन को भी कॉल की, भाई को भी कॉल कर, वाइफ को आ जाओ, मैं बाजी को खून से लत पड़े, जल्दी से आ जाओ बस। फिर मुझे समझ नहीं लगी क्या करना क्या नहीं। पता पुलिस आई, डबल बना आए, उन्होंने देखा तो उनकी डेथ हो गई हुई थी तब तक। मैंने कहा उस वक्त डबल बना ने कहा डेथ हो गई। तो ये जो मुलाजिम थे ये किसने रखवाए थे? कोई इन्होंने खुद ये सामने गई थे, उन्होंने खुद रखे थे। तो आपने बहन से रब्ता किया फिर सबसे पहले? मैंने बहन को फ़ोन किया, घर वाइफ को फ़ोन किया, मैं जल्दी घर पहुंचो। मैं बाजी को मैं लगता है उनकी डेथ को मार गया कोई नीचे खून ही खून था उनके सर के नीचे से, यहाँ से खून था काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने उनसे मैं बाजी वो बोल ही नहीं रही थी बिल्कुल। तो आपको कैसे शक हुआ? आपने इनको भाई वगैरह को कैसे इतला दी? क्या उनकी रूटीन थी कि वो फ़ोन वगैरह? रूटीन थी ना, वो मैं रोजाना मेरी उनसे बात होती थी हर तरह से। मैंने उनको फ़ोन करना, मैंने कहना, बात होती थी। तो मैंने उनको, क्योंकि डॉक्टर के पास अकेली रहती थी ना, तो मैंने उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था। मैं उनको फ़ोन कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने उनके मोबाइल पे फ़ोन किया, उनके पहले व्हाट्सएप पे, फिर मोबाइल पे, उससे आ रहा था कि रब्ता मुमकिन नहीं है। फिर मैंने उनके लैंडलाइन पे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे परेशानी हुई। मैंने कहा कि मैंने फिर बड़े भाई को इसको फ़ोन किया, ये शायद बिजी था, इसने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसी वक्त फिर मैंने इसको फ़ोन किया, तो इसने कहा कि मैं कसूर से वापस आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, पता नहीं कहीं बेहोशी ना पड़ी हो। तो मैं नेबर्स में किसी को करती हूँ फ़ोन, उनको इनकी दोस्त है एक वो तन्नो, तो मैंने कहा मैं उसको फ़ोन कर, इसने कहा नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। जब वो आगे आया तो आगे फिर उसके बाद ये सारा सीन क्रिएट था, ये वो उनकी डेथ हो चुकी। मुलाजमीन को कैसे रखा, किसने रखवाया? वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे रोजाना की बात होती थी, तो फिर बताती थी आज क्या वो किस तरह थे। तो मुझे कहती है इनके जो पहले नौकर थे ना, वो चोरी करके भाग गए थे, जो इससे पहले 8 तारीख को वो भाग गए थे। उसके बाद इसी महीने की थी 8 तारीख को। उसके बाद ये लोग ये कहीं सामने रहते, मुझे कहती है कि सामने ही रहते थे। तो वो नए घर वाले आ गए हैं, उनके अपने मुलाजिम हैं, तो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं रखने, तो तुम जो है ना निकलो यहाँ से। तो इनको ज़रूरत थी, इन्होंने कहा सामने रहते थे, तो वो इन्होंने रख लिए। तो इस तरह से, वरना और तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या है किस तरह। तो यहाँ पे आप लोगों ने वेरिफिकेशन करवाने की कोई पता, क्योंकि कभी हम किया ही नहीं। इन्होंने इस दफ़ा नहीं हुई, पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इन्होंने रख दिया कि सामने ही रहते थे, तो इस वजह से ये जो मुलाजम उन्होंने अभी रखे थे, मेरा ख्याल है 9 या 10 तारीख को उन्होंने रखे हैं, तो उन्होंने इनको रखा है। उसके बाद इतना मुझे पता था कि यहाँ कहीं किसी घर से जब यहाँ पे आए हैं किसी कोई तो इतना कैश वगैरह जो उन्होंने घर में रखा हुआ था, वो किसी चीज़ के लिए रखा हुआ था या वो अमूमी तौर पे घर में रखती थी जिससे उनको लालच आई? क्योंकि मुल्ज़मान कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट देखी तो उसकी वजह से उनको लालच आई और ये प्लान बनाया उन्होंने। वो मैं आपको बता दूं, वो मैं कनाडा से आया था, तो मैंने बैंक से निकलवाए थे, तो मैंने बाजी को रुकवा दिए थे। मैंने कहा आप रख लें, तो वो इनसे पहले ये थे नहीं, इससे पहले रुकवाए थे। पता नहीं कैसे इन लोगों ने देख लिया, तो उन्होंने अपनी अलमारी में रखते हैं और सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उधर ही उन्होंने रखा होता। तो शायद उन्होंने काम करते हुए उन्होंने देख लिया, अदरवाइज वो इतने जो है ना पैसे नहीं रखते। ठीक है, 20-50 हज़ार रख लिए जो ज़रूरत के हो, वो मेरे पैसे थे जो पड़े हुए। तो अब पुलिस ने सामने वो नहीं रखती थी किसी के, ये नहीं था। अब पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। जो आप लोगों का नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, कुछ तसल्ली है? क्या समझते हैं आप कि किस किस्म? मैं अपना मकबूल साहब ने बहुत मेहनत की है। कासिम साहब ने पूरी रात लगाई उस दिन, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, हम सब बेसिकली। लेकिन मैं एक सिर्फ ये ज़रूर बात करूँगा कि प्लीज़ मीडिया से, वो आपकी ही बरादरी की थी और
अंकल ने सारी ज़िंदगी खिदमत की इन मुल्क के लिए, बाजी ने भी सारी ज़िंदगी इसी खिदमत करती रही। तो मैं ये सबको कहूँगा, मेरा यही पैगाम है कि प्लीज़ फॉर गॉड से मेरी बहन का जो है उन लोगों को पहुँचाना चाहिए जहाँ तक वो जा सकते, अदालतों से इंसाफ और अदालतों से इंसाफ चाहिए। बस मैं क्या, और बस मैं कुछ कह नहीं सकता। जी आप क्या कहें? आजकल के जो आईजी साहब हैं, इनाम गनी साहब, वो खुद इनके किराएदार रहे हैं। वो डीआईजी थे शायद, आई थिंक वो रहे हैं। उनकी मिसेस के साथ, इनके साथ बहुत अच्छे मिरासत थे, बहुत अच्छे तल्लुकात थे। और मैं उनसे अपील करूंगी कि वो इस केस में खुसूसी तवज्जो दें, इस पे अपनी खुसूसी तरह से करके तो इनका मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और आगे से मेरी अपील है, जो एक तो इन्होंने पुलिस वालों ने, जो यहाँ की डीएचए की पुलिस है, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ तावन किया है, बहुत तावन किया है, और इन्होंने उनको पकड़ लिया है। मगर मैं ये चाहूँगी कि आगे हम जुडिशरी से भी ये चाहेंगे कि वो हमें पूरा इंसाफ दे। हमें खून का बदला, खून चाहिए। हम उनको ऐसे नहीं छोड़ जाएंगे कि उनको किसी तरह से उनको नहीं मिले। एक नहाती औरत को देख के उन्होंने जिस तरह से मारा मेरी बहन को, मैं नहीं छोड़ती, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी कि वो जिस तरह मेरी बहन को जिस तरह मारा उन्होंने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छोटी बहन है वो अपनी बड़ी बहन की जुदाई, जो एक गम का पहाड़ इस घर पे टूटा है, उसके बाद उनकी भी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, सेहत ख़राब हो गई है। लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि जिस तरह से मुल्ज़िमान ने सफाकी से उनकी बहन को कत्ल किया है, वो पुलिस ने तो मुल्ज़िम पकड़ दिए हैं, लेकिन उनका मानना है कि अदालतें भी भरपूर इंसाफ करें, क्योंकि इस तरह के मुल्ज़िमान जो हैं वो ज़मानतें वगैरह करा के माशरे में वापस आ जाते हैं और फिर रिपीटेडली यही काम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान माल जो है वो स्टेक के ऊपर है। अगर इस तरह के मुल्ज़िमान को सज़ा मिल जाए और कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो आइंदा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा कि अगर कोई ज़ईफ़ुल उमर अपने घर में अकेला रहता है तो सिर्फ उसको इसलिए मार दिया जाए कि उसके पास जो जमा पूंजी है उसको लूटा जा सके। पुलिस ने किसी हद तक अपना काम कर दिया है कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के जो अनासिर हैं जो माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ पॉइंट आउट करें बल्कि उनको उनके मंतकी इंजाम तक भी पहुँचाएँ। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये वाहिद केस नहीं है। अगर डिफेंस के इलाके की बात की जाए तो इसके अंदर जो 4 थाने हैं वहाँ पर इस तरह का क्राइम अक्सर बेशतर देखने को मिलता है कि कोई शख्स जो है वो घर में रह रहा है और मुलाजमीन जो है वो हाउस रॉबरी करके या उसको लूट के चले जाते हैं बेहोश करके, या फिर उसको मार के चले जाते हैं। हाल ही में अगर 1-2 महीने की बात की जाए तो डिफेंस के बी और ए थाने में तकरीबन 4 से ज़्यादा ऐसे मुकदमा दर्ज हुए जो सिर्फ हाउस रॉबरीज़ के थे, जिसके अंदर मुलाजमीन इन्वॉल्व थे। हमारे साथ एएसपी डिफेंस सर्कल मौजूद हैं आसिफ बहादुर। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं, और जो ये वाक़या भी पेश आया इसके अंदर तो खुशकिस्मती है कि मुल्ज़िमान को एक दिन के अंदर अंदर ही पकड़ लिया गया। क्या ये मुल्ज़िमान का एक नेटवर्क है या ये सिर्फ अकेले ही काम करते थे? आसिफ साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों ने एक दिन के अंदर ही मुल्ज़िमान को, कातलों को भी पकड़ लिया और जो चीज़ें उन्होंने लूटी थी वो भी। ये कोई गैंग था या ये इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे थे? ये जो 2 नौकर थे ये इंडिविजुअल थे। इनसे हमने पूछा कि आपने कभी पहले इस तरह की वारदात की है, तो ये कहते हैं कि हम भाग के आए थे, शादी की थी, और जिस तरह होता है कि लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, गाँव वालों को एक्सेप्टेबल नहीं होता तो ये भाग के आ गए। यहाँ पे इनका एक रिश्तेदार था जो यहाँ पे काम कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे लगवा दिया। इनकी जहाँ पे इन्होंने ये वारदात की है उनके सामने एक घर है, वहाँ पे ये काम कर रहे थे। जब वो जो मालिक था उस घर का, उसने जब ये किराए पे दे दिया तो ये इधर शिफ्ट हो गए। अब वो बीबी जो थी उनको कोई नौकर नहीं मिल रहा था, ये आ गए। अब उनकी डिमांड थी, ये सप्लाई थी, उन्होंने रख लिए, लेकिन उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, हमेशा हमारे डिफेंस के जो लोग हैं वो चूँकि एजुकेटेड हैं, वो अच्छे दिल वाले हैं, तो वो रख लेते हैं। वो कहते हैं चलो यार ठीक है, मेरा काम चलेगा, मैं उनकी तनख्वाह दूँगी या दूंगा, तो वो उन्होंने रख लिया, वेरीफाई नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया।
ये तो चलो इस पे तो मर्डर हो गया, बहुत अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने वहाँ पे 2 घंटे गुजारे उस क्राइम सीन पे, और बड़ा मैंने उसी टाइम पे CDR और सारा कुछ कासिम को दिया, और मैंने कहा चलो भाई इसको जल्द से जल्द करना है। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने 9 घंटे में ट्रेस करके बंदे अरेस्ट कर लिए। नॉर्मली इसके अलावा, मर्डर के अलावा, यहाँ पे जो चोरियाँ हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं, या तो घर खाली हैं, या वहाँ पे जो नौकर रखे जाते हैं उसमें मोस्टली जो है वो ये होता है कि वो 10 दिन गुजारते हैं, 5 दिन गुजारते हैं, वो सारा चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पैसे किधर रखते हैं, जेवर किधर रखते हैं, सारा कुछ उनको पता होता है। जब उनको मौका मिलता है वो चोरी करके ले जाते हैं, और 70-70 लाख की, 1-1 करोड़ की चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पे, और ये इसी वजह से हो रही हैं। पुलिस, लाहौर पुलिस ने एक पहचान ऐप भी बनाया है, पायलट प्रोजेक्ट था, पिछले CCPO साहब जो थे उन्होंने बनाया था। वो अगर लोग यूज़ करें तो उसमें जब ID कार्ड डालते हैं नौकर की तो उस पर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। वो लोग अगर उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो ये काम थोड़ा कम हो जाएगा। आप लोग इसके हवाले से आप लोग भी अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, DHA के अपने भी मैसेजेस जो हैं वो रेजिडेंट्स को आते रहते हैं कि आप इन जो मुलाजमीन हैं उनकी वेरिफिकेशन कराएं, उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या वजह लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते? और अगर लोग नहीं कराते तो आप लोगों के पास फिर इस्तकाक है कि आप उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर सकते हैं। आप लोग रैंडमली सर्च ऑपरेशन के अंदर चेक कर सकते हैं कि मुलाजमीन की वेरिफिकेशन हुई है नहीं, कि उसके बाद मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों की तरफ से भी लीनियंसी बहुत होती है। हमारे ये है कि हमने अभी रिसेंटली जब मुहर्रम आ रहा था तो एक पूरा ऑपरेशन हुआ DHA ऑपरेशन के हुक्म से। हमने दुकानों के मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन की, हम डिफेंस की सिक्योरिटी गई, घर घर डोर डोर अभी भी कैंपेन चल रही है। थाने वाले जाते हैं, थाने में जो बंदा आता है उसको कहते हैं। तो हम अपनी तौर पे जितना एफर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन लोग, एक इससे पहले मैं मॉडल टाउन में था, मॉडल टाउन में लोगों से मैंने पूछा था, मैंने कहा आप क्यों कर नहीं करते? वो ये कहते हैं कि जनाब हम थाने आने से कतराते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल जो मैंने इलाके देखे नसीराबाद में, लियाकताबाद, उनको इशू नहीं और वो आ जाते हैं। डिफेंस और मॉडल टाउन में मैंने ये देखा है। लेकिन डिफेंस के तो सारे थाने बड़े अच्छे मॉडल थाने हैं, बड़े अच्छे थाने हैं, साफ सुथरे हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, स्टाफ बड़ा वेल एजुकेटेड आप लोगों ने पूरे लाहौर से चुन के ज़बरदस्त हैं। ये असल में अवेयरनेस जिन का एक्सपीरियंस होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी के घर में चोरी होती है, वो थाने आता है तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि चलो यार ये अब जिस तरह हम सुनते थे तो उससे काफ़ी बेहतर है, जो नॉर्मल इमेज बना हुआ है पुलिस का, तो वो काफ़ी इम्प्रूव्ड उनको एक वर्जन मिलता है कि जी यहाँ पे तो फैसिलिटेट भी किया जाता है, उनको बताया जाता है, फ्रंट डेस्क सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर होता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस A में आप एंटर होते हैं, यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि आप ये स्टेप्स हैं अपने करने। तो लेकिन ये है कि अब ये ओवरऑल पुलिस की इमेज को बेहतरी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बात करूँ, यही वाला इशू मैंने CCPO साहब को बताया था, लेटर लिखा था कि सर ये एक इशू है, हम पब्लिक के लिए आसानी बना लेते हैं, हम उनके मोबाइल में ऐप डाल देते हैं। तो वो फिर उन्होंने पहचान ऐप बनाया और उसकी आपको पता है मीडिया कवरेज भी हुई थी वो। अच्छा आसिफ साहब ये बताइएगा कि पहचान ऐप तो चले लोग डाउनलोड करके उसके ऊपर रजिस्टर, जी अगर वैसे बड़ा प्रिसाइजली अगर मैंने अपने मुलाजिम की रजिस्ट्रेशन करानी है थाने में, कितनी देर दरकार है कि मैं थाने आऊँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? आप आएंगे फ्रंट डेस्क पे, क्योंकि एंट्री होती है कंप्यूटर पे, वहाँ पे वो फ्रंट डेस्क का स्टाफ बैठा होता है, वहाँ पे आपका नाम लिया जाता है, आपके घर का पता, ठीक है, वो 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें नौकर का नाम, उसका ID कार्ड नंबर, बाप का नाम और किस घर में है वो, ठीक है, वो बस सिर्फ होता है। वो तकरीबन 5 मिनट से भी कम लगता है। 5 मिनट के अंदर हम किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से महफूज हो सकते हैं अगर हम थाने आएँ और ये चीज़ें लिखवा दें तो। इस तरह के बाद ASP डिफेंस की अब गुफ्तगू सुन रहे थे कि यहाँ पे लोगों का मजाज है कि वो थाने आना पसंद नहीं करते, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि लोग जो हैं वो घरों में ज़्यादातर नहीं हैं, बाहर हैं, लोगों के रवैये मुख्तलिफ हैं, उस वजह से वारदातें हो रही है। लेकिन इन्होंने एक हमारी आसानी के लिए जो चीज़ बताई, इनका कहना है कि मैक्सिमम 5 मिनट का वक्त दरकार है। कोई शख्स थाने आए और अपने मुलाजिम की अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, और 5 मिनट के अंदर इस तरह का जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह का वाक़या होने से बचाया जा सकता है, या किसी लूट मार से बचा जा सकता है कि मुलाजिम आपको यरगमाल बना के आप लोगों के घर का कीमती सामान जब लूट के चला जाए, तो सिर्फ 5 मिनट आपके थाने में आपको किसी भी बड़े हादसे से बचा सकते हैं।
हमारे साथ इस टाइम समाजी कारकुन नायाब जान मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाती रहती हैं और ऐसे तबका जिनके बारे में जो अपने हक़ लेने के लिए नहीं खड़े हो पाते उनको मोटिवेट करती हैं। लेकिन जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये एक ऐसे तबके के बारे में राय कायम हो रही है कि जहाँ पे लोग मुलाजमों को रखते हैं घरों में, वहाँ ये मुलाजिम जो हैं उनकी जो पैसे जो दौलत होती है उसको देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको डिसीव करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर बाज़ दफ़ा लोग मर जाते हैं, बाज़ दफ़ा ज़ख्मी हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये लोग कामयाब हो जाते हैं वारदात करने के अंदर। तो क्या वजह है कि तमाम तर सहूलतें मौजूद होने के बावजूद, अवेयरनेस कैंपेन्स होने के बावजूद, पुलिस की जानिब से एप्लीकेशंस बनाने के बावजूद भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं? क्योंकि ये ख़ुद भी एक पॉश एरिया की रेजिडेंट है तो इससे पूछते हैं। गौहर, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आना शुरू हो गए पॉश एरियाज़ के अंदर बिलखसूस के मुलाजिम रखा जाता है, मुलाजिम देखता है, फैमिली को नोटिस करता है कि लोगों का आना जाना, रिश्तेदारों का आना जाना कम है, फैमिली मेम्बर्स थोड़े हैं, वो वारदात कर लेता है। आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये जो डोमेस्टिक हमारे हेल्पर्स हैं उनको इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करते हैं कि वो वारदात कर लें? जी देखिए, जब भी हम इस तरह की कोई वाक़यात जो होते हैं या कोई वारदात है उसको एनालाइज़ करते हैं तो वो कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता, उसके बहुत मल्टीपल चीज़ें होते हैं। और अक्सर जब हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म उसकी जो रीज़न्स हैं जिसमें जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसमें अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, कोई कोताहियाँ हैं, और फिर साथ साथ उसके कुछ बड़े स्ट्रक्चरल रीज़न्स होते हैं कि समाज के अंदर किस किस्म की महरूमियाँ हैं लोगों की, किस किस्म के मसाइल हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के जराइम की तरफ जो है ज़्यादा उनका रुख होता है। तो अगर आप बात करें स्पेसिफ़िकली इस तरह की रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि इस तरह पॉश लोकेलिटीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो दो तीन ऑब्वियसली चीज़ें हैं। नंबर वन, जो घरेलू मुलाज़मीन हैं वो हमारे यहाँ इवन दो कवानीन पास हो चुके हैं और कवानीन के मुताबिक उनको रजिस्टर होना चाहिए और अथॉरिटीज़ के साथ, और किसी न किस्म की डॉक्यूमेंटेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल कोई जो अग्रीमेंट है वो आपका होना चाहिए घरेलू मुलाज़मीन के साथ। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं बिकॉज़ हमारे यहाँ एक जनरेशनल सिस्टम भी चलता है कि किसी की वालदा किसी के घर मुलाजिम थी तो फिर उन्हीं के बच्चे होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा इस तरह के जो क्राइम हैं उनको हमें देखना है हमारे तबकाती निज़ाम की। क्या अगर किसी कोई तबका ऐसा तबका है जिसको बहुत सी चीज़ों से वो डिप्राइव्ड है, महरूमियाँ हैं उसको, तो क्या आप समझती हैं कि उसका क्राइम करना जस्टिफाई करेगा उसके इस एक्ट को कि वो महरूम था तो वो क्राइम कर ले? देखिए, इसमें मैं ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती कि जस्टिफाइड है या नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर है और मेरे नज़दीक इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे माशरे में जहाँ इतनी ज़्यादा महरूमियाँ हैं, एक तरफ हैव्स का जो ग्रुप है उनके पास इतना कुछ है और फिर एक आपकी 99% जो आवाम है वो इतनी पिसती है, जो मेहनत का जो तबका है वो इतना ज़्यादा पिसता है और हर लिहाज से पिसता है। जी, जो लोग उनमें ऑनेस्ट होते हैं उनका क्या बन जाता है ज़िंदगी में, क्या होता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल है कि बहुत वो आगे निकल सकें बिकॉज रुकावटें बहुत हैं। तो मेरे ख़्याल में डेफिनेटली ये एक जस्टिफिकेशन तो नहीं है लेकिन एक एक्सप्लेनेशन है कि हमें अपने माशरे के अंदर ये जो तबकाती निज़ाम है इसको थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। वरना ज़ाहिर सी बात है एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इस तरह बड़े बड़े घरों में लोगों की आसाइशें देख के वो जब रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको उनकी जो महरूमियाँ हैं, सारा कुछ है, वो उनको गौर एक ये भी ऐसे वाक़यात के बाद एक ये भी चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा आती है कि फिर हम अपने तमाम मुलाजमीन के ऊपर, हर शख्स अपने मुलाजमीन के ऊपर शक करना शुरू कर देता है। हालांकि कई ऐसे मुलाजमीन होते हैं जिनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो कई डिकेड्स के ऊपर होती हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? जैसे आपने लॉस की बात की, आपने क्राइम की बात की, तो हमारे फोर्सेस जो हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश तो कर रही होती हैं कि वो कहीं ना कहीं से चीज़ों को कर सकें, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भी तबका जो बहुत लॉयल है अपने मालकान के साथ, वो कैसे बैलेंस आउट होंगी चीज़ें? बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि बहुत इनफैक्ट मेजॉरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है और इनफैक्ट उनके पास ऐसा कोई ऑप्शंस भी नहीं होती हैं। उनके पूरी जनरेशन्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं उन लोगों के ऊपर जिनके वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। बैलेंस आउट करने का यही तरीका है कि हम इस बात को समझें
कि हमें एक ख़ास तौर पे एक पिसा हुआ जो तबका है उसको स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजूहात समझने की कोशिश है और अपनी तरह से ज़ाहिर है जो भी हम कर सकते हैं एज़ रेजिडेंट्स हम विजिलेंट हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम किसको हायर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन बिल्कुल जैसे आपने कहा कुछ लोग बहुत ओवरबोर्ड चले जाते हैं, फिर वो हर चीज़ पे निगरानी करते हैं, बहुत ही उनका एक एटीट्यूड बहुत बुरा होता है अपने मुलाजमीन के साथ। इसको मैं बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं करती। और मेरे ख़्याल में ये देखें ना वही बात हो गई कि जब जिस तरह रेप के जो वाक़यात हैं उनके अंदर भी हमें पीछे स्ट्रक्चर्स को समझना, सिर्फ सज़ा नहीं है उसका हल, उसके पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पिसे हुए जो तबके हैं, जो ऑप्रेस होते हैं, ख़वातीन के साथ जो जनरली जो मुकाम है सोसाइटी में, उस जुर्म को समझने के लिए हमें समाज के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरह जो इस तरह के जुराइम हैं उनको समझने के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह हमारे माशरे के अंदर ऑपरेशन होती है, किस तरह से मज़ालिम होते हैं लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो मेहनत कश तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अवेयरनेस फैलाना और ख़ास तौर पे जो हमारी तरह के जो लोकेलिटीज़ हैं उनके रेजिडेंट्स को उनके अंदर बहुत एक बायस एटीट्यूड होता है घरेलू मुलाज़िमीन की तरफ। मेरा ख्याल है कि जो मैं आपके पॉइंट से ये समझूं कि हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा रहे होते तो वो लोग जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं और बाकी लोग जो है इसमें मुतासिर होते हैं। एब्सोल्युटली, सिर्फ हमें नहीं, रियासत को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की ज़रूरत है, निभाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हम ऑब्वियसली एज एम्प्लॉयर्स हमें चाहिए कि हम फेयर हों, हम लोगों को अच्छे वेजेस दें, हम उनको अच्छी कंडीशंस के अंदर रखें और ये सब कुछ करें। लेकिन हम यहाँ इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे, जो इदारे हैं, रियासती और हुकूमती इदारे हैं, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है कि लोगों के पास रोज़गार के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी हो, कि उनकी मजबूरियाँ इस तरह की जो हैं वो कम हों। थैंक यू मैम। हमारे ज़हनी हमराज मैरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस केस के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक औरत उनको मुलाजमत पे रखती है जो बिल्कुल जिनके पास ज़रिया मुआश कोई नहीं है और रोज़गार की तलाश में वो फिर रहे हैं, और जब वो मुलाजमत पे रख लेती है तो ये उसी औरत को कत्ल कर देते हैं, और वो भी लालच में आके कि वहाँ पर कुछ पैसे पड़े हैं उनको हथियाने के लिए। एक इंसान वक्ती तौर पे रिलीफ लेने के लिए इतनी बड़ी एक्ट कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा इकदाम कैसे उठा सकता है कि एक औरत को ही कत्ल कर दे और बाद में फिर उनको ये भी पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, वो पकड़े जा सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं। मैरी, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इंसान सारा कुछ जो भी ज़िंदगी में कर रहा होता है वो अपनी जो लाइफ सर्कल है उसको चलाने के लिए कर रहा होता है। अब जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, ये इन्होंने पसंद की शादी की, भाग के ये लाहौर आ गए और उसके बाद अब ये रोज़गार की तलाश में थे। औरत ने उनको रोज़गार दिया और उसी औरत को कत्ल कर दिया। इसको क्या कहेंगी? अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी इस तरह के केसेस के ऊपर बात करते हैं तो हमें हमेशा बेस लाइन को देखना पड़ेगा कि इस सब चीज़ों का बैकग्राउंड क्या है। ये जो लोग हमारे पास आ रहे हैं और जिस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और क्राइम जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसकी वजह क्या है? एक बहुत ही बेसिक थियरी है, मैस्लो की थियरी, जो कि बहुत लोग जानते हैं उस बारे में, और वो आपको ये एक्सप्लेन करता है साइकोलॉजी के अंदर कि जब तक एक इंसान की बेसिक नीड्स, जिसके अंदर फूड, शेल्टर, उसकी एजुकेशन, ये चीज़ें उसकी पूरी नहीं हो रही होंगी, इवन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तब तक वो इंसान जो है अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता, फुलफिल्ड फील नहीं करता। हमारी जो हाउस हेल्प है और जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो दो लोग जो मुजरिम हैं, क्रिमिनल्स हैं, ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होगी, जिन इलाकों से वो आते हैं या जिस किस्म की अपब्रिंगिंग उनकी होती है, वो क्लियरली हमें ये शो करता है कि उनके पास ये बेसिक नीड्स और बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी नहीं हुई होंगी। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें जो है एक कॉज बनती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का कॉज बनता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से जब नाखुश होता है और उसको जब ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, उसके अंदर मॉरल्स को समझने की, सही गलत के अंदर डिफ्रेंशिएट करने की सच सलाहियत नहीं होती है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट इन टोटलिटी इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रही है कि किस तरीके से एक बेसिक लेवल के ऊपर हर किसी को इक्वल एटलीस्ट बेसिक फूड शेल्टर मिलना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है हमारी सोसाइटी के लोगों को एज क्रिमिनल्स। मेरी, अगर एक शख्स बेरोज़गार है और उसको
रोज़गार मुहैया किया जाता है और जो शख्स उसको रोज़गार मुहैया करता है वो उसको शेल्टर भी दे देता है। तो इंसानी फितरत भी है और इंसानी जहन जो है वो भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है और आपकी एक बिल्ट इन एक खुशी होती है कि आपको नौकरी मिल गई, आपको रहने की जगह मिल गई, आपकी बीवी साथ है, उसको भी खुआरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी जैसे आपने बताया कि नेसेसिटीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन ये आपको इतनी जल्दी यानी 10 दिन की नौकरी के अंदर माइल नहीं करेंगी कि आप किसी का कत्ल करते हैं। अब इन्होंने सिर्फ वक्ती मफाद के लिए औरत को कत्ल कर दिया, तो आपके समझते हैं कि कोई इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स होते हैं इंसान के अंदर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने की कोई अर्ज होती है तो वो सारा कुछ करवाता है। आई एम ग्लैड कि आपने इसको मज़ीद डिटेल के अंदर पूछने की कोशिश की है। इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी है जिसके अंदर इंसान रिएक्ट कर रहा है और एक्ट नहीं कर रहा, उसको हम साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ फ्लाइट एंड फाइट। जब एक इस तरह की सिचुएशन जिसके अंदर क्लियरली एक 70 साल औरत को कत्ल कर देने के लिए, रॉबरी अगर उन्होंने करनी थी तो कत्ल करने का कोई बनता नहीं था रीज़न, कोई जवाब नहीं बनता था, कोई रीज़न नहीं बनता था, क्योंकि वो अदरवाइज भी कर सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये किया है तो उसकी हम एक ही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो फाइट और फ्लाइट है कि ऐसी कैफियत के अंदर जिसके अंदर खौफ तारी हो जाए इंसान के ऊपर, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर उन्होंने उसको देख लिया होगा तो दे वुड हैव दिस फियर कि अगर इन्होंने अब देख लिया तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो दो चीज़ें जो फ्लाइट और फाइट है, उसके अंदर क्या होता है कि फ्लाइट मीन्स कि यू रन अवे, आप भागने की कोशिश करते हैं, और अगर आप वो नहीं करें तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो दूसरा एक्टिवेट होगा वो होगा लड़ने का और वायलेंस करने का। वायलेंस और एग्रेशन जो है ये जिस तरह से डेवलप होता है एक इंसान के अंदर, वो भी दोबारा से, ऑल्दो इसकी पर्सनालिटी रीजंस हैं, इसकी बैकग्राउंड लॉजिक्स हैं इसकी, लेकिन इन दैट मोमेंट जिसके अंदर इंसान ने रिएक्ट किया और एक्ट नहीं किया, सोचा नहीं है उसने कि मैंने अभी करना क्या है, दिस इज प्रॉबेबली द ओनली रीजन व्हाई दिस केस हैज़ हैपेंड द वे इट हैज़ टर्न्ड आउट। लास्टली ये बताइएगा कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, उसके अंदर तो कत्ल हो गया, जो मालिक मकान थी वो कत्ल ही हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके अंदर यरगमाल बना लिया जाता है, हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, कुछ जहरीली चीज़ दे दी जाती है, औरत फैमिली जो है वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद लोग जो हैं वो अपने डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और वो एक जो सोशल सफरिंग है वो शुरू हो जाती है, एक ट्रॉमा जो है वो उसके अंदर ही रहते हैं। इस तरह के केसेस के अंदर निकलने के लिए लोग क्या कर सकते हैं कि आपने डेफिनेटली जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये केस हो जाए, ऐसा वाक़या हो जाए, तो वो किसी पे भी एतबार नहीं करता। तो उन लोगों के लिए क्या है कि किस तरह से वो दे कैन कम आउट ऑफ इट? नंबर 1, हमारी जितनी भी पर्सनल और सोशल इंटरेक्शंस हैं वो ट्रस्ट की ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक कि मैं अपनी हाउस हेल्प के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगी और हाउस हेल्प मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी कि मैं एट द एंड ऑफ द मंथ उनको पे करूँगी फॉर द सर्विस दैट दे आर गिविंग मी, तब तक ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। रिसर्च हमें ये बताता है कि कोई भी जो स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे लोग कहते हैं कि आप किसी को देखकर ये बता सकते हैं कि वो एतबारी है या नहीं है, ये असल में रिसर्च के अकॉर्डिंगली दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, ये एक मिथ है। आप किसी के हुलिये से, किसी के पहनने ओढ़ने से, किसी के फेशियल फीचर्स से ये अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि वो एतबार के काबिल है या नहीं है। लेकिन हमारा तो पूरा मुआशरा इस चीज़ के ऊपर चल रहा है, तुक्के पे चल रहे हैं हम। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर कोई इंट्यूशन के ऊपर चल रहे हैं, ओपिनियन के ऊपर चल रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई दिखने में एक सर्टन वे का लग रहा है तो हम ठीक है उसको एतबार करेंगे या एतबार नहीं करेंगे। बट साइकोलॉजी इसका कॉन्फ्लिक्ट बताती है, वो कहती है कि नहीं, पर्सनैलिटी या अपीयरेंस जो है उससे हम किसी को ट्रस्ट या मिसट्रस्ट के कैटेगरी के अंदर, दोनों के अंदर नहीं डाल सकते हैं। अब खैर, अगर हमारे साथ एक ट्रस्ट का इशू हो गया, ट्रस्ट ब्रीच हो गया, ब्रेक हो गया है, और अब नाउ यू डेवलप ट्रस्ट इश्यूज नाउ, नंबर 1 ये है कि एक तो पहली चीज़, आप इंसान इन जनरल ये चीज़ को एक्नॉलेज करें कि जो उनके साथ वाकया इंसिडेंट हुआ था वो इन इट सेल्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट है। आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर उसको अप्लाई ना करें, करने की कोशिश करें, और अगर आपको लगता है ऐसा कि आप इस बारे में, इस चीज़ से निकलने के अंदर आपको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, ज़रूर अपना टाइम और स्पेस लें, और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रिवेंशन पे काम करना शुरू कर दें। आपके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है जिसके अंदर आपने सफ़र किया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट दैट यू पुट इन समबडी एल्स, तो आप प्रिवेंशन के साथ, जैसे हाउस हेल्प के लिए हम कुछ लीगल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप उनका आईडी कार्ड लेकर रखें उनके पास। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आईडी कार्ड या इन सब प्रिवेंशन का क्या फ़ायदा, जब इवेंचुअली अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो वो सब चीज़ें तो ज़ाया हो गई, उसका तो कुछ नहीं हुआ।
इसके लिए अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स हियर इज कि आपकी जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, मोर देन जेल, मोर देन पुलिस का टॉर्चर, आपको चाहिए कि लीगल अथॉरिटीज़ आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डील करती हैं, ये एक रिहेबिलिटेशन का जरिया बने इन लोगों के लिए, ताकि जब आप एक मर्डरर को, एक रेपिस्ट को या एक डकैत को जब आप जेल में बंद करते हैं और जब वो बेल करके बाहर आता है या रिहा होकर बाहर आता है, तो वो जो एक जेल का और उस एनवायरनमेंट का एक तरीका है ना कि वो मज़ीद ब्रीड करता है क्रिमिनल एक्टिविटी को और क्राइम को, वो रिहेबिलिटेशन के थ्रू उससे एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले, ना कि मज़ीद एक बड़ा क्रिमिनल निकले। बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ की आपने गुफ्तगू सुनी। आज पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे आज के प्रोग्राम में, उन सारों का यही कहना था कि हमारी छोटी सी गलती है जो बहुत बड़े सामने को लीड करती है। अगर हम कुछ वक्त निकाल के, जैसे आपको ASP डिफेंस ने भी बताया कि सिर्फ 5 मिनट का प्रोसीजर है कि आप थाने में आए, थाने में आके आप अपने मुलाजिम के कवायद बताएं, नाम, शनाख्ती का टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस बताएं, तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैरी ने कहा कि हमें कुछ जो लीगल चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ऐसे मुल्ज़िमान, जो इन ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमान हैं, जब वो जेल जाते हैं तो वो वहाँ से और हार्डन क्रिमिनल होके जाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि अगर वो पकड़े जाते हैं और जेल जाते हैं तो वापस आके वो मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान बन सकें। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।